हाय दोस्तों, कल के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर आर्क पे। तो कल हम लोगों ने देखा था 1897 के अधिवेशन तक। आज उसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तथ्यों पे हम बात कर लेते हैं कि जब 1885 से अधिवेशन शुरू हुआ कांग्रेस के स्थापना के बाद, तो उस समय अनुनय विनय की नीति को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया उस समय के तत्कालीन नेताओं द्वारा कि अंग्रेज से हम लोग प्रार्थना से और जैसे विनती करके उनसे मांग रखेंगे और हमें उम्मीद है कि वो हमारी मांग को पूरा करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बाद में संवैधानिक मांग भी रखी गई, जो पत्रक दे के लोग अपने अधिकारों के तहत मांग करते हैं, लेकिन उससे भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। उसी समय उग्रवाद का जन्म 1890 के बाद होना शुरू हो गया। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं को ये लगने लगा कि अब अनुनय विनय की नीति जो है काम आने वाली नहीं है, अब अंग्रेजों से आमना सामना करना पड़ेगा। उसी के चलते इन्होंने अपनी एक रणनीति को आगे बढ़ाया। तो बाल गंगाधर तिलक अभी तक मूल कह सकते हैं कि एक तरह से अभी वो पूरी तरह से इस कांग्रेस में उतने एक्टिव नहीं माने जाते थे। कहीं ना कहीं नरम दल और सौम्य सोच वालों का विचार अभी भी हावी था। तो इन्होंने अपने तरीके से लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न किया बाल गंगाधर तिलक ने, और उन्होंने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव महाराष्ट्र में शुरू किया ताकि लोग जागरूक हो सकें और देश के प्रति प्रेम उनके पैदा हो सके। जोश और उत्साह को पैदा करने के लिए उन्होंने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव शुरू किया और उसको आगे बढ़ाते हुए 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। ये दो तथ्य हम याद रखेंगे। अधिवेशन के साथ साथ हम लोग चलेंगे कि कैसी परिस्थितियां थी और अधिवेशनों के क्या निष्कर्ष निकले। नरम दल गरम दल जो आगे चल के विभाजन हुआ, लेकिन विभाजन हो तब हुआ जब इनके बीच एकदम ये होगा कि हम एक साथ काम नहीं कर सकते, हम लोगों की विचारधारा अलग है, तब जाके इन लोगों के बीच अलग हुआ। लेकिन इसकी नींव 1890 के बाद ही पड़ चुकी थी। तो इन लोगों ने जो गरम दल के विचार थे वो कांग्रेस के बहुत विचारधारा से संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि ये एक तरह से भीख मांगते हैं लोग और ऐसे अंग्रेज नहीं सुनने वाले हैं। तो अब फिर हम आते हैं अधिवेशन पे। तो ये परिप्रेक्ष्य हमने समझा कि 1890 के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंदरूनी रूप से बंटवारा हो चुका था और गरम दल जिसका नेतृत्व तो उस समय बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय ये लोग कर रहे थे, बिपिन चंद्र पाल, उन्होंने कहीं ना कहीं स्वशासी या स्वराज्य का विचारधारा उनके दिमाग में आ चुका था कि हम लोग जब तक स्वराज्य नहीं होंगे हमारा विकास संभव नहीं है। उसी समय जापान आगे निकल चुका था आज़ाद होने के बाद और औद्योगिक क्रांति वहाँ पे आ चुकी थी, काफ़ी आगे बढ़ चुका था। तो इससे भारतीयों को भी हौसला मिला कि कहीं ना कहीं हम भी यदि अपने पैरों पे रहते तो जापान की तरह हम भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भी तो एक एशियाई देश है। तो ये लोगों के अंदर धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई में लोग रुचि लेने लगे थे और विचारधारा अंग्रेजों के प्रति पढ़े लिखे वर्ग का, और उनको नौकरी भी उचित रूप से वो नहीं दे पाते थे, अच्छे पोस्ट नहीं दे पाते थे, कहीं ना कहीं अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व रहता था, तो लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी थी। तो अब 1897 के बाद के अधिवेशन की बात करें तो 1898 ईस्वी में मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की आनंद मोहन बोस। जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको हम बता देंगे, हालांकि हर अधिवेशन की बात करेंगे यहाँ पे। फिर 1899 ईस्वी में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की रमेश चंद्र दत्त। 1899 में भू राजस्व को स्थायी करने की मांग रखी जाएगी अंग्रेजों के पास, ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया
कि अब हम लोग अंग्रेजों से मांग रखेंगे कि जो भू राजस्व है अंग्रेज उसको बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, उसको अस्थायी रखा जाए ताकि लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति न रहे। तो 1899 ईस्वी में भू राजस्व को स्थायी करने की मांग रखी जाएगी, ऐसा निर्णय लिया गया लखनऊ के अधिवेशन में रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में। फिर 1900 की अधिवेशन की बात करें तो लाहौर में एनजी चंद्रावकर, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर 1901 के अधिवेशन की बात करें तो कलकत्ता में हुआ और दिनसा-ई वाचा इसकी अध्यक्षता किए। फिर उसके बाद 1902 ईस्वी में हुआ अहमदाबाद में, जिसकी अध्यक्षता की सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और 1903 ईस्वी में मद्रास में हुआ जिसकी अध्यक्षता लाल मोहन घोष ने किया। और 1904 ईस्वी में हुआ बंबई में और इसकी अध्यक्षता सर हेनरी कार्टर ने किया। लेकिन इसी परिप्रेक्ष्य में इन लोगों का अधिवेशन तो चल रहा था, परंतु अंग्रेज भी इनकी बातों को अनसुना कर दे रहे थे, कोई विशेष प्रभाव नहीं था। एक तरह से कांग्रेस को कुछ नहीं समझते थे और कांग्रेस को जो गरम दल वाला एक तबका था, जो अंदर अंदर इन नरम दल वालों के प्रति उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसी समय प्रेस पे अधिनियम ला के शिकंजा कस दिया गया और बहुत से विश्वविद्यालय अधिनियम ला करके विश्वविद्यालयों पे सरकारी अंकुश लगा दिए गए, सरकार के तानाशाह रवैया वहाँ पे अपनाया जाने लगा। तो इस प्रकार से जो गरम दल के नेता थे वहाँ पे, तो उन्होंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं ये हम लोगों की बात को अंग्रेज अनसुना कर दे रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। और 1897 ईस्वी में जो गरम दल टाइप के नेता थे उनको अंग्रेजों ने लंबे समय के लिए जेल में भेज दिया, जिससे और इनके में नाराजगी बढ़ गई कि ये यदि हम आवाज उठाते हैं तो वे हमारी आवाज तुरंत कुचलने का प्रयास करने लगते हैं। तो इस प्रकार ये इन अधिवेशनों को हमने समझा कि कैसे अनुनय विनय की नीति ये लोग कर रहे थे, तो कांग्रेस नहीं सुना। फिर संवैधानिक मांग पे आए, उसको अंग्रेजों ने नहीं सुना। फिर संवैधानिक मांग पे आए, फिर उसको भी अंग्रेजों ने नहीं सुना। तब जाके इन लोगों ने, जो गरम दल के थे, उन्होंने निर्णय लिया कि अब स्वराज्य और स्वशासन की मांग करना यहाँ पे जरूरी है। तो अब इसके आगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसको हम कवर करेंगे। अब यदि हम 1905 के अधिवेशन की बात करें तो अब यहाँ पे हमको इम्पोर्टेंट अधिवेशन देखने को मिलेंगे। तो 1905 की अधिवेशन की बात करें तो बनारस में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। तो 1905 का अधिवेशन कई बार पूछ चुका है कहाँ हुआ था, किसने किया था, तो बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले। अब इसके विशेषता की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1905 ईस्वी में, क्योंकि 1905 ईस्वी में 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई और इसका विरोध हुआ। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, 7 अगस्त से प्रारंभ शुरू हो गया है स्वदेशी आंदोलन और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को इस आंदोलन को दरकिनार करते हुए अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन को स्वीकृत कर दिया। घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई और स्वीकार कर लिया 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को आंदोलन को दरकिनार करते हुए। तो इन तथ्यों को हम याद करेंगे। 1905 ईस्वी बनारस में अधिवेशन हुआ था, अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी और इसी के बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। अब यदि बात करें 1906 ईस्वी की, तो 1906 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नेरोजी। 1906 कलकत्ता अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी। और 1906 में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था इस अधिवेशन के दौरान। स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन के तहत किया गया, तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। कौन अध्यक्ष थे, दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी
सबसे पहली बार जब दादा भाई नौरोजी 1886 में बने थे तो वो भी कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी थे जो प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे। और 1906 ईस्वी में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की और 1906 में ही आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। मुस्लिम लीग स्वराज शब्द का 1906 में प्रयोग किया गया और मुस्लिम लीग की स्थापना भी 1906 ईस्वी में हुई। और जब हम उस ईयर का अधिवेशन पढ़ रहे हैं तो उस ईयर का अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो हम उसको यहीं पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई छूट जाए तो बाद में हम उसको कवर कर लेंगे। और 1907 अधिवेशन की बात करें जो सूरत में हुआ था, उसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। 1907 सूरत में रास बिहारी बोस। 1907 का अधिवेशन सिद्ध है क्योंकि यहीं पे कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था, नरम दल और गरम दल। यहाँ से गरम दल वाले ने ये तय कर लिया कि अब देश आप लोगों के हिसाब से तो आजाद होने से रहा, आप लोग अपना देखिए, हम लोग अपना देखेंगे। और यहीं से नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। कहा जाता है कि अध्यक्ष पद के लिए भी यहाँ पे झगड़ा हो गया था। कुछ लोग लाला लाजपत राय को चुनना चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक को, तो कुछ लोग किसी को, मतलब अध्यक्ष के पद को लेकर विवाद हो गया था। तो यहाँ पे लाला लाजपत राय को शायद था कि इनको अध्यक्ष बनाना था, लेकिन नहीं हुआ तो विवाद की स्थिति हुई और यहाँ पे इन लोग दो धड़ों में विभाजित हो गए। तो 1907 ईस्वी का अधिवेशन हम याद रखेंगे कि सूरत में हुआ। अध्यक्षता किसने किया? रास बिहारी बोस ने किया। अब 1908 ईस्वी में आते हैं तो 1908 ईस्वी का मद्रास का में अधिवेशन हुआ। 1908 ईस्वी में मद्रास में अधिवेशन हुआ। इसके भी अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। और 1908 ईस्वी में कांग्रेस का संविधान का निर्माण किया गया। किस अधिवेशन में? तो 1908 कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया। उस समय उस साल अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस। अब 1909 ईस्वी की बात करें तो 1909 ईस्वी का अधिवेशन लाहौर में हुआ और उसकी अध्यक्षता किए मदन मोहन मालवीय। और 1909 में ही पृथक निर्वाचन पद्धति मुसलमानों के लिए यहाँ पे लाई गई थी, जिसका इन्होंने विरोध किया और उसको सिरे से खारिज कर दिया। 1909 के लाहौर अधिवेशन में पृथक निर्वाचन पद्धति जो मार्लेटो द्वारा लाई गई थी उसको खारिज कर दिया गया। तो उस साल किसके अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ? कहाँ हुआ? तो लाहौर में हुआ और मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुआ। अब 1910 की बात कर ले तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1910 ईस्वी का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ और इसकी अध्यक्षता विलियम बेडन बर्न ने किया। बेडन बर्न एक बार और अध्यक्ष रह चुके थे, पीछे हम लोगों को याद होगा 1889 ईस्वी में, 1889 बंबई के अधिवेशन में, और यहाँ पे इलाहाबाद के अधिवेशन में विलियम बेडन बर्न। फिर 1911 ईस्वी में आते हैं तो 1911 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। विशल नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की और 1911 में ही जॉर्ज पंचम के स्वागत में जनगण मन गाया गया था गीत, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया उसके स्वागत के लिए। तो 1911 ईस्वी में अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। उसके अध्यक्ष कौन थे? विशल नारायण धर थे। कुछ तथ्य और कवर कर लेते हैं कि 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन हो गया अंग्रेजों द्वारा, तो यहाँ पे एक बार पहले ही नरम दल और गरम दल में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। नरम दल वाले चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हुआ है तो जो हम लोग स्वदेशी आंदोलन चला रहे हैं वो बंगाल में ही चलाएं, परंतु गरम दल वालों का ये मत था कि पूरे भारत में आंदोलन होना चाहिए, कि हम बताएं कि हम एक हैं और आपको बंगाल विभाजन निरस्त करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे भी इनमें थोड़ा सा मनमुटाव हुआ और यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने सीधा कह दिया था
कि ये लोग नहीं मानेंगे याचना और अपने ये पैर छूने की और ये अपनी याचना की नीति ये लोग त्यागेंगे नहीं, और इससे तो हमको स्वराज मिलने से रहा। तो यहाँ से 1905 ईस्वी से विवाद गहराना शुरू हो गया। उसके बाद अगले साल 1906 ईस्वी में गरम दल वाले चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय में से कोई एक अध्यक्ष बने, और नरम दल वाले चाहते थे कि रास बिहारी घोष बने, रास बिहारी घोष बने। और यहाँ पे फिर से विवाद हो गया नरम दल और गरम दल में, क्योंकि गरम दल वाले बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय को चाहते थे और नरम दल वाले रास बिहारी घोष को। अंत में समझौता हुआ और इन दोनों का बातों को नहीं मानते हुए दादा भाई नौरोजी खुद अध्यक्ष बने 1906 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि किस अधिवेशन के दौरान अध्यक्षता को लेकर नरम दल और गरम दल आमने सामने थे, तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन को लेकर, और इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। और झगड़ा इनके बीच झगड़ा एकदम फेस टू फेस बढ़ने लगा था 1905 के अधिवेशन से ही, जो बनारस में हुआ था। और 19 में विवाद बढ़ा और अंततः 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे, तो रास बिहारी घोष की अध्यक्षता के एकदम कट्टर विरोध में थे गरम दल वाले, और यहाँ पे उन्होंने नरम दल वालों से अलग होने का निर्णय लिया। और 1908 ईस्वी में नरम दल वालों ने अपना एक संविधान बना कि हम लोग इसी नीति से आगे बढ़ेंगे, और गरम दल वालों ने अपनी एक अलग नीति, आक्रामक नीति अपनाई कि अब हम लोग संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, जिसको गरम दल की संज्ञा दी गई। तो यहाँ पे हम देख लिए। अब यदि हम एक बार फिर से रिपीट कर लें अधिवेशनों के बारे में, तो हमने देखा कि कैसे एओ ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में, और उस जो पहली मीटिंग रखी जाती है वो पुणे में रखी जाती है, परंतु प्लेग वहाँ पे फैल जाने के कारण मीटिंग मुंबई में होती है, बम्बई में, और बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजन होता है इसका, और वहाँ पे कांग्रेस की स्थापना की घोषणा की जाती है। और 1885 ईस्वी की जो बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, जो बम्बई में हुआ था। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 ईस्वी में। फिर उसके बाद 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम गैर हिंदू दादा भाई नौरोजी, जो कि पारसी थे, इसकी अध्यक्षता करते हैं 1886 में। फिर 1887 ईस्वी में मद्रास में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे क्या कहते बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम थे, और इन्होंने मुसलमानों से कहा कि कांग्रेस से जुड़ो, एक अपील की। फिर 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया था। उसके बाद 1890 में कलकत्ता अधिवेशन में जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि फिर उससे पहले 1889 ईस्वी में हुआ, तो 1889 ईस्वी में बेनरबंग ने अध्यक्षता किया, और उसका अधिवेशन की बात करें तो बम्बई में हुआ था। और 1889 ईस्वी का सन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लंदन में कांग्रेस का एक रूप में कमेटी के रूप में इंडिया हाउस की स्थापना की गई 1889 ईस्वी में लंदन में। और 1890 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता ने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1890 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में कादम्बनी गांगुली ने भाग लिया था, जो प्रथम महिला स्नातक थी। और 1890 में ये निर्णय लिया गया था कि 1892 वाला अधिवेशन जो लंदन में होगा, क्योंकि अब अंग्रेजों से हम लोगों को फेस टू फेस होना जरूरी है, परंतु किसी कारणवश नहीं हो पाया था। और उसके बाद यदि करें तो 1893 ईस्वी का 1893 ईस्वी में लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। 1893 को हम इसलिए याद रखते हैं कि 1893 में ही बाल गंगाधर तिलक गणेश, जो अभी भी वहाँ पे होता है, गणेश जी को बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है,
वो शुरू करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को 1893 ईस्वी में जाता है और 1895 ईस्वी में गणेश महोत्सव। तो 1893 की लाहौर की अध्यक्षता किसने किया था? तो नेहरू जी। तो हम इस प्रकार देखे हैं, पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 ईस्वी में बम्बई के अधिवेशन में, प्रथम गैर हिंदू 1886 दूसरे अधिवेशन में 1886 कलकत्ता के दादा भाई नौरोजी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले। फिर 1890 के बारे में हम समझे हैं, 1800 फिर हम लोग 93 के बारे में समझे, फिर 1896 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन पुनः हुआ और M.A. रहमतुल्लाह सयानी ने इसका अध्यक्षता किया, जिसमें वंदे मातरम पहली बार गाया गया। 1896 के अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया। M.A. सयानी ने इसका अध्यक्षता किया जो कलकत्ता में हुआ था। इसी वंदे मातरम गीत को आगे चल के बैन कर दिया गया, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के दौरान इस गीत का बहुत प्रयोग हुआ और इसको अंग्रेजों ने बैन किया और प्रेस की स्वतंत्रता पे को फिर से पुनः से कड़ाई से उन्होंने प्रेस को दबाया। विश्वविद्यालय अधिनियम इसकी बात कर चुके हैं हम। और उसके बाद यदि हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो फिर सीधे हम 1899 की बात कर सकते हैं। 1899 का अधिवेशन के बारे में हमने कहा कि कैसे उन्होंने भू राजस्व को स्थायी करने का मांग रखा और 1800 लखनऊ रमेश चंद्र दत्त ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1899 लखनऊ रमेश चंद्र दत्त। और इस प्रकार फिर हम 1905 आते हैं तो हम देख सकते हैं कि 1905 में बनारस में हुआ, गोखले ने इसकी अध्यक्षता किया। अब इम्पोर्टेंट हम बस देख रहे हैं। और यहाँ पे कैसे नरम दल गरम दल एक तरह से आमने सामने होना शुरू हो गए थे स्वदेशी आंदोलन को लेकर, कि एक का कहना था कि गरम दल का पूरे भारत में होना चाहिए और नरम दल का कहना था कि सिर्फ वो बंगाल तक ही सीमित रहे, ज़्यादा इस आंदोलन को फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो गरम दल वालों को ऐसा लगने लगा कि ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ज़्यादा नाराज नहीं करना चाहते हैं। और फिर 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष को लेकर झगड़ा हो गया कि गरम दल वाले कहते थे कि या तो बाल गंगाधर तिलक को बनाओ या तो लाला लाजपत राय को बनाओ। और बाल गंगाधर तिलक को तो एकदम नरम दल वाले राजी नहीं थे, लाला लाजपत राय पे कुछ हद तक तो तैयार थे, लेकिन और नरम दल वाले चाहते थे रास बिहारी घोष बने। लेकिन अंत में निर्णय हुआ कि दोनों में से कोई नहीं बनेगा और दादा भाई नौरोजी को पुनः अध्यक्ष बनाया गया। फिर 1907 में अंततः इनके बीच विभाजन हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में देखा। और 1911 का अधिवेशन में कलकत्ता में बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता किया और जिसमें पहली बार जनगण मनगढ़ गाया गया। तो इतने जो मुख्य हैं इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर इनमें से हम बात करें 1905 से 1911 ईस्वी तक, तो अगर 10 को छोड़ दें तो बाकी सभी इम्पोर्टेंट है। हर साल कहीं ना कहीं ऐतिहासिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट, इसलिए उसको छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। तो हम लोग जितना इम्पोर्टेंट है पीछे का रिवीजन भी कर दिए और ये है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लें और इसका फायदा आप लोगों को परीक्षाओं में अवश्य मिलेगा। अब इसके आगे हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। धन्यवाद।